हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको जो बेसिक साइंस का जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें बेसिक साइंस साथ ही साथ आपको जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो है आपको यहाँ देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो है ना जो भी इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है वो सब इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो पर लास्ट तक, जिसमें बेसिक साइंस और कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट जो है आपको देखने को मिल सकता है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसी वीडियो को जो है हम फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको जो बेसिक साइंस का दिया हुआ है उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे देखिए आपको जो है बेसिक साइंस में जो भी आपका इंजीनियरिंग बेसिक साइंस प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो है ये सीरीज जो अब जब तक एग्जाम हो रहा है तब तक चलेगा। तो इसमें आप लोग जुड़िए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया हुआ जो वर्नियर कैलिपर जो होता है उसका न्यूनतम मान क्या होता है। डायरेक्ट जो है आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, जिसमें आपको 0.02 mm जो है इसका न्यूनतम मान होता है। वर्नियर कैलिपर जो है एक इंटरनल व्यास जो है गोलाकार जो होता है इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए कोई वृत्ताकार जो है उस पर जो है ये गोलाकार लंबाई का जो है मापने के लिए, जैसे इंटरनल व्यास किसी को मापते हैं तो वो वर्नियर कैलिपर से आप माप सकते हैं। तो उसी का जो न्यूनतम मान पूछा गया है, तो याद रखिएगा 0.02 जो है mm होता है इसका न्यूनतम मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है जरत आघूर्ण के बारे में। जरत आघूर्ण जो आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो भी आपको देखने को मिलेगा। जरत आघूर्ण का फॉर्मूला पूछ सकता है या इसका सूत्र पूछ सकता है, दोनों हम यहाँ पे, या इसका ऐसा मात्रक जो इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन बन रहा है। जैसे देखिए जरत आघूर्ण का ऐसा मात्रक यदि आपसे पूछता है तो वो देखिए आप अपने उसके जो जरत आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है यानी कि सूत्र से आप निकाल सकते हैं। जरत आघूर्ण मतलब होता है जो किसी भी वृत्ताकार कोई एक्सिस है, वृत्ताकार के साथ साथ कोई एक एक्सिस के साथ जो है जितना त्रिज्या जो उसके साथ एक होता है त्रिज्या, और ये जो है आपको एक जो है एक्सिस दिया हुआ रहता है। इस एक्सिस के तहत जो है कोई भी कण या कोई पदार्थ या कोई वस्तु जो है जितनी त्रिज्या से रोटेट करते रहता है, तो त्रिज्या के स्क्वायर का, और ये जो जितना द्रव्यमान का जो है कोई पिंड है, कोई मान लीजिए यहाँ पे पिंड है, ये पिंड जो है आर त्रिज्या जो है उसको उस पिंड का है, इस अक्ष के परितः जो ये जो अक्ष दिया हुआ है इस अक्ष के परितः वो रोटेट कर रहा है, तो उन दोनों का जो है मल्टीप्लाई होता है और त्रिज्या का जो है, लेकिन स्क्वायर करके यदि इस द्रव्यमान जो ये पिंड का द्रव्यमान है उस पिंड के द्रव्यमान तथा वो जो त्रिज्या दिया हुआ है उसके स्क्वायर का यदि हम गुणनफल करते हैं तो जरत आघूर्ण हमको प्राप्त होता है। तो इससे आप जो है यहाँ पे मात्रक भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप मात्रक निकालिएगा तो द्रव्यमान का मात्रक आप जानते होंगे केजी होता है, और त्रिज्या जो है ये दूरी का काम करेगा। दूरी ज़्यादा कोई भी लंबाई या लेंथ हो जाता है तो उसका जो है आपको मीटर जो है ये आपको मात्रक होता है। तो यहाँ आप जो है मीटर ये हो जाएगा आपको केजी मीटर स्क्वायर। यहाँ पे यदि मान रखते हैं आप मीटर हो गया इंटू जो है आपको ये मल्टीप्लाई का साइन है और आर स्क्वायर है, तो ये जो है आर जो है आपको क्या देगा, आर जो है आपको एम देगा, और ये एम जो है ये द्रव्यमान का काम करेगा। तो हो जाएगा इसका जो है ऐसा मात्रक हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका जो है ये जो जरत आघूर्ण का ऐसा मात्रक हो जाता है। ऐसे आप सूत्र भी याद रखिएगा तो मात्रक आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बल आघूर्ण। जैसे आपको जो है वो बल जरत आघूर्ण था, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण देखिए होता है सिर्फ उसी तरीका से होता है, लेकिन उसमें जो है ना एक बल काम करता है। जहाँ वहाँ द्रव्यमान काम कर रहा था यहाँ पे आपको बल काम कर रहा है। जैसे यहाँ देखिएगा तो एक बल कार्य करता है, वो बल जो है वो त्रिज्या के जो भी एक्सिस है उस एक्सिस एक त्रिज्या के साथ जो एक फोर्स जो है इसको चारों तरफ रोटेट करवाते रहता है, तो वही जो है आपको आर्म भुजा उसको बोलते हैं, या आघूर्ण भुजा भी कह सकते हैं उसको। तो आघूर्ण भुजा और ये जो बल जो होती है इन दोनों का मल्टीप्लाई यदि आप करते हैं तो टॉर्क का फार्मूला निकलता है। टॉर्क का आप सूत्र देख सकते हैं, इसका यदि आप निकालिएगा बीमा, यदि टॉर्क का निकालिएगा तो बीमा क्या निकल जाएगा, फोर्स का बीमा आप लोग जानते होंगे न्यूटन होता है, और त्रिज्या जो ये क्या हो गया एक दूरी हुआ यानी कि लेंथ हो गया, लेंथ का क्या होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर इसका जो है ना क्या हो जाएगा आपका मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ से आप मात्रक भी फाइंड आउट कर सकते हैं, साथ ही साथ आपका सूत्र, यानी कि ये आपको एक या दो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला बन जाता है। जैसे F बराबर ma बन रहा है, जो इम्पोर्टेंट सब जो एक फार्मूला का एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें सिर्फ फार्मूला और उसका मात्रक पर डिस्कशन होगा। तो फिलहाल आप इसको याद रखिए, जो इसका फार्मूला क्या हो जाता है बल आघूर्ण का यदि फार्मूला, यदि आप टॉर्क इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको टॉर्क आप पढ़ सकते हैं। टॉर्क बराबर जो है हो जाता है फोर्स गुना त्रिज्या, जो आर्म भुजा जो होती है उन दोनों का मल्टीप्लाई जो है बल आघूर्ण कहलाता है, और इसका आपका मात्रक जो याद रखना है न्यूटन मीटर होता है। इसका मात्रक यदि आपसे पूछता है तो न्यूटन मीटर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है रेखीय संवेग जो होता है
रेखीय संवेग जो होता है, रेखीय संवेग जो आपको दिया हुआ है, रेखीय संवेग का जो है आपको किसके बराबर विमा होता है। आपको बहुत क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा, कोई ऐसा जो है दे देगा और उसको बोलेगा जो आपका इसके समान और किस का विमा होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला भी होगा, अभी तक आप एग्जाम दिए होंगे तो आप आगे देखने को भी मिल सकता है। जैसे आपको रेखीय संवेग के समान बीमा जो है किस राशि का होता है, किस राशि का बीमा जो है ना रेखीय संवेग के बराबर होता है। तो याद रखिएगा आपको आवेग के बराबर होता है। आवेग जो होता है ये आपको आवेग का जो बीमा होगा वही रेखीय संवेग का बीमा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपको। संवेग को यदि दोगुना कर दिया जाए, संवेग बराबर आप फार्मूला जानते होंगे द्रव्यमान गुना क्या होता है वेग। मान लीजिए संवेग जो है आपको, यदि इसमें जो आपको क्या करना है, यदि इसका संवेग का यदि हम संवेग को यदि दोगुना कर देते हैं, संवेग को यदि दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा जो है क्या हो जाएगा। तो याद रखना है संवेग को यदि हम क्या करेंगे, दोगुना करेंगे तो इसका गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको है, ये फार्मूला सही है और ये बार बार पूछा जाता है क्योंकि इसका मात्रक होता नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन के लिए दे सकता है। जो आप इसको बताइए जिसका मात्रक होता है कि नहीं। विकृति जो एक फार्मूला होता है, विकृति देखिए क्या होता है। विकृति जो है तो होता है जो कोई भी, मान लीजिए आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, किसी वस्तु पर यदि आप बल लगाइएगा तो कुछ ना कुछ उसमें जो है ना जो है कुछ डिस्टर्बेंस होगा। तो ये जो विकृति जो है, तो विकृति जो है उसके लंबाई को क्या करता है, कुछ ना कुछ बढ़ा देता है। तो वही जो विकृति होती है, मान लीजिए कोई वस्तु L लंबाई का है, मान लीजिए ये L लंबाई का एक वस्तु दिया हुआ है, इसमें कोई हम फोर्स लगा कर इसको जो है थोड़ा सा और बढ़ा दिए है। मान लीजिए L लंबाई का ये था और L थोड़ा सा चेंज हुआ है तो L प्लस डेल L कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी थोड़ा सा चेंज होता है उसको हम डेल L से सूचित करते हैं। तो ये जो थोड़ा सा विकृति उत्पन्न हुआ है, मान लीजिए थोड़ा 5 सेंटीमीटर का कोई लेंथ का कोई मान लीजिए कंडक्टर है, उसको हम बल लगाकर 6 सेंटीमीटर का बना दिए हैं। तो ये जो 1 सेंटीमीटर का जो चेंज हुआ, इसी को हम क्या बोलेंगे, विकृति बोलते हैं। जैसे इसका डिफिनेशन यदि हम देखेंगे, इसका डिफिनेशन होता है जो किसी तार पर विरूपक बल लगाने, मान लीजिए किसी भी तार हो गया या कंडक्टर हो गया, उस पर कोई भी हम विरूपक बल लगाते हैं तो उसकी प्रारंभिक लंबाई, जो भी उसका प्रारंभिक लंबाई है, उसमें जो आपको अंतर मिलता है, उसमें जो आपको परिवर्तन देखने को मिलता है या उसमें जो आपको वृद्धि देखने को मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं। तो विकृति इसकी कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं मात्रक होती है, तो मात्रक याद रखिएगा, मान लीजिए L लंबाई का कोई वस्तु है और उसको हम थोड़ा सा जो है ना विकृत करके, यानी कि विरूपक बल लगाकर, बाह्य बल लगाकर इसको L और प्लस कुछ और बना दिए, L प्लस डेल L का जो है ना, डेल L का जो है लंबाई का बना दिया, दोनों का राशि क्या हो जाएगा, समान है और कट जाएगा, इसीलिए इस पर कोई राशि इसका मात्रक नहीं होता। मात्रक किसका नहीं होता है, यदि कोई सेम यानी यूनिट का, सेम राशि का यदि आप अपर यानी कि अंश और हर में यदि आपको सेम राशि आ जाता है अंश और हर में, तो उसका जो है ना मात्रक नहीं बनता है। तो याद रखिएगा विकृति का जो है मात्रक नहीं होता। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा भी गया है और इसका मात्रक जो नहीं होता है ना, इसीलिए इस क्वेश्चन क्या हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है, क्योंकि मात्रक कुछ ना कुछ स्टूडेंट सब मार देता है लेकिन इसका मात्रक होता ही नहीं है। तो याद रखिएगा इसका विकृति का मात्रक नहीं होता है। और इसमें एक जो है आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है, ये जो आपको दिख रहा है प्रतिबल समानुपाती का सिंबल है विकृति। आपको प्रतिबल यदि आप बढ़ाते हैं तो विकृति भी बढ़ेगा, यानी कि समानुपाती का सिंबल ही मतलब होता है जो आप किसी भी चीज़ को पैरेलल जो है आपको घटा बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए प्रतिबल यदि बढ़ाइएगा तो आप विकृति बढ़ेगा, विकृति यदि बढ़ाइएगा तो प्रतिबल बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे का जो है ना आपको जो है समानांतर केस में काम करता है। मान लीजिए आप बढ़ाने और घटाने के केस में याद रखिएगा जो ये दोनों जो है एक समान रूप से बढ़ता या घटता है। तो इसको भी याद रखिएगा, प्रतिबल बटा विकृति। यदि इससे एक फार्मूला और निकलता है आपको हम यहाँ जो एक्सप्लेन कर देते हैं, ये हो जाता है आपको प्रतिबल। मान लीजिए कोई हो गया आपको प्रतिबल हो गया, प्रतिबल उसके बाद आ जाता है आपको प्रतिबल बटा विकृति होता है ये। इसको यदि हम रेशियो में यदि फाइंड करेंगे तो प्रतिबल बटा क्या हो जाएगा, विकृति हो जाएगा। प्रतिबल बटा विकृति बराबर जो एक कांस्टेंट टर्म आता है ये आता है ई आता है। यदि आप इसको फार्मूला में यदि व्यक्त करते हैं तो प्रतिबल बटा विकृति एक फार्मूला आता है, इसमें बराबर में इसको ई लेते हैं, ये होता है आपको प्रत्यास्थ गुणांक। प्रत्यास्थ गुणांक जो है इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। प्रत्यास्थ गुणांक से संबंधित भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है जो प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है। प्रत्यास्थ गुणांक जो होता है आपको प्रतिबल बटा विकृति के रेशियो को हम क्या बोलते हैं,
प्रत्यास्थ गुणांक बोलते हैं, जिसको ई से सूचित किया जाता है। याद रखिएगा, इसको ई से सूचित किया जाता है। और ये जो है ना अलग अलग पदार्थ के लिए, यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है ये अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ यदि इसका मात्रक यदि पूछ दे तो इसका प्रत्यास्थ गुणांक का यदि मात्रक आपसे यदि पूछता है तो प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रक क्या होगा, तो ये भी आपको याद रखना है, जो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये भी आप 2-3 क्वेश्चन इससे प्रति विकृति से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहा है आपको हम एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको है न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन हाईलाइट है आपको बार बार, ये भी लेकिन आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग जानते भी होंगे पहले से। न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है। इसको गैलीलियो के नियम भी हम कहते हैं, साथ ही साथ इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व के नियम से जैसे आप कोई भी वस्तु पर कोई धूल कण यदि आप झाड़ रहे होते हैं, मान लीजिए कोई भी आपको कम्बल हो गया, उससे यदि धूल कण को अलग कर रहे हैं तो वो भी जड़त्व का नियम से आधारित वो काम करता है। जैसे आप देखिएगा, एक होता है विराम का जड़त्व होता है, एक गति का जड़त्व होता है। तो विराम का जड़त्व देखिए क्या होता है, उसको हम बता रहे हैं, और एक होता है गति का जड़त्व क्या होता है। जैसे देखिए गति का जड़त्व यदि आप देखिएगा, गति का जड़त्व, और एक होता है विराम का जड़त्व। तो गति का जड़त्व मतलब हो गया, मान लीजिए कोई भी बस पर आप यदि आप बैठे हुए हैं और वो आप जो है वो बस चल रही है, तो जिस समय वो रुकता है तो उस समय देखिएगा आपका बॉडी जो है आगे की ओर थोड़ा सा जो है क्या करता है, मूव करता है। तो थोड़ा सा आगे की ओर जो मूव करता है वही घटना क्या कहलाता है, वो गति का जड़त्व कहलाता है। गति के कारण जो आपके बॉडी में जो एक जड़त्व बना हुआ था, उस गति के जड़त्व के कारण आपका बॉडी क्या किया, आपका बॉडी का अपर जो है हिस्सा जो होता है वो आप थोड़ा सा देखिएगा आगे की ओर झुक जाता है, वही घटना क्या होता है, गति का जड़त्व होता है। एक आ जाता है आपको विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व मतलब जैसे ही देखिएगा आप बस पर बैठे हुए, बस अचानक यदि आप खुलती है तो देखिएगा आपका बॉडी पीछे मूव करता है, तो वही जो है आपको विराम का जड़त्व कहलाता है। ये दोनों आप समझ गए होंगे। ये न्यूटन के फर्स्ट नियम से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया है, न्यूटन से रिलेटेड है, न्यूटन के गति के नियम से, यानी कि किस गति के नियम, मान लीजिए 3 जो है वो अपना नियम दिए हैं, न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय और तृतीय। तो किस नियम से आपको बल का व्यंजक प्राप्त होता है, ये पूछा गया है। बल का व्यंजक जो है आपको किस जो है नियम से, यानी कि आपको कौन सा नियम से बल का परिभाषा मिलता है, या बल का परिभाषा आपको फर्स्ट नियम से, और बल का व्यंजक किससे प्राप्त होता है ये आपको याद रखना है। बल का व्यंजक जैसे F बराबर जो है ma फार्मूला आप पढ़े होंगे, फिजिक्स में थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल भी इस पर आता है, तो बेसिक साइंस में ये इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। तो न्यूटन के गति के कौन से नियम से आपको बल का व्यंजक प्राप्त होता है, याद रखिएगा द्वितीय नियम से। द्वितीय नियम से आपको ये बल का व्यंजक प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको है न्यूटन के जो है तृतीय समीकरण, मान लीजिए 3 गति के समीकरण वो दिए हैं, तीनों में एक एक समीकरण बना है। तीनों समीकरण के बारे में आपको हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए एक समीकरण आपको आ जाता है, जैसे आप देखे होंगे जो इसमें v² - u² + 2s किसको दर्शाता है। ये तीनों समीकरण से जो आपको कुछ ना कुछ जो है एक समीकरण या एक वैल्यू पूछा जाता है क्वेश्चन में, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें जो आपको दिया हुआ है, जैसे न्यूटन के तृतीय समीकरण जो दिया है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम भी यहाँ आप कह सकते हैं, या गति का तृतीय नियम भी इसको कह सकते हैं, या न्यूटन का, क्योंकि दोनों एक ही हुआ। दोनों, या गति का तृतीय नियम आपसे पूछ दे, या न्यूटन का तृतीय नियम का समीकरण जो आपको दिया हुआ है v² - u² = 2s किसको दर्शाता है। याद रखिएगा, ये विस्थापन और वेग को दर्शाता है, विस्थापन और वेग को दर्शाता है। यदि फर्स्ट क्वेश्चन यदि आप देखिएगा, इसमें यदि फर्स्ट नियम से जो बनता है, फर्स्ट नियम जो है आपको देखिएगा v = u + at दिया रहता है। ये जो है v = u + at बराबर फार्मूला आप देखे होंगे, v = u + at जो होता है ये फर्स्ट समीकरण होता है। और फर्स्ट समीकरण से आप कौन सा जो है किसको दर्शाता है। जैसे यहाँ आपको थर्ड समीकरण दिया हुआ है, तो आपको फर्स्ट समीकरण से जो है ये आपको कौन चीज़ को दर्शाएगा, किस चीज़ को दर्शाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको जो है वेग और समय को, यहाँ देखिए विस्थापन और वेग को दर्शा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तृतीय समीकरण से यदि आपसे पूछेगा तो विस्थापन और वेग को दर्शाएगा। अब फर्स्ट समीकरण आपको याद रखना है जो वेग और समय को दर्शाता है। यदि फर्स्ट समीकरण से यदि आप देखिएगा जो वो किसको दर्शाएगा, जैसे ये थर्ड समीकरण के लिए, तो फर्स्ट समीकरण क्या है, v = u + at होता है, v = u + at होता है। तो इसमें आपको याद रखना है जो किसको दर्शाता है, ये आप वेग समय को दर्शाता है। ये एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, आप लोग देखिएगा, वेग और समय को ये निर्धारित करता है फर्स्ट समीकरण। सेकेंड आपको बता देते हैं, यदि सेकेंड समीकरण के बारे में यदि आप देखिएगा तो s = ut + ½ at² होता है। आप लोग जानते भी होंगे s =
ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ये आपको हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला आपको द्वितीय समीकरण से मिलेगा। वो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो तृतीय समीकरण था। ये भी दोनों आपको साथ साथ याद रखना है। फर्स्ट समीकरण आपको याद रखना है जो ये किसको दर्शाएगा, वेग और समय को दर्शाएगा। सेकेंड समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो ये आपको विस्थापन और समय को दर्शाएगा, याद रखिएगा। सेकेंड समीकरण के बारे में यदि आपसे पूछा जाए वो किसको दर्शाएगा, तो याद रखना है आप लोगों को विस्थापन और समय को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा, वो विस्थापन प्लस समय को दर्शाएगा। विस्थापन प्लस समय, ये इन दोनों का जो है रिलेशन को वो दर्शाएगा, विस्थापन और समय को दर्शाएगा। इन दोनों में रिलेशन वो ग्राफ जो है बनेगा। तो याद रखिएगा, सेकेंड समीकरण से ये हो गया, थर्ड समीकरण से या फर्स्ट समीकरण से आपको वेग और समय को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तीनों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कोई भी वस्तु को हम किस एंगल से, यानी कि किस एंगल से हम क्षैतिज के साथ फेंकेंगे। मान लीजिए क्षैतिज एंगल, मान लीजिए कोई भी एंगल, ये आपको क्षैतिज हो गया, और यहाँ पे कितने एंगल से हम किसी वस्तु को फेंकेंगे जो ये महत्तम दूरी तय करेगा, यानी कि मैक्सिमम जो है डिस्टेंस को ये क्या करेगा, फॉलो करेगा, यानी कि मैक्सिमम दूरी तक फेंका जाएगा कोई वस्तु कितने एंगल से जो हम फेंकेंगे। तो याद रखिएगा, ये 45 डिग्री के एंगल से यदि आप किसी वस्तु को फेंकते हैं क्षैतिज के साथ, तो वो मैक्सिमम दूरी तय करती है। तो ये था आपको साइंस का क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का हम कुछ दिखा रहे हैं जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा आपका CBT 2 एग्जाम के लिए। तो इसमें आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस दोनों इस लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलेगा, तो जुड़िए इस चैनल को और दूसरे दोस्तों में भी शेयर कीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का मिल रहा है, आपको BIS के बारे में यदि आपको हम बता दें, जो BIS क्या होता है, तो BIS होता है ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड। मान लो जो है भारतीय मानक जो होता है, एक स्टैंडर्ड जो करता है, एक मानक पर जो है एक कोई भी मापन का जो एक जो आपको ये एक मान लीजिए कोई गवर्नमेंट का एक बॉडी है जो इस पर मानक से रिलेटेड काम करता है, जो कोई भी वस्तु का लंबाई, कोई भी मेजरमेंट जो होता है वो कैसे होना चाहिए, कितना उसका होना चाहिए, यही BIS जो है निर्धारित करता है। इसीलिए BIS के अनुसार देखिएगा आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और हमेशा ये मिलता है। तो आप देखिए, इसमें जो आपको याद रखना है, BIS के अनुसार जो है A4 साइज जो होता है, आप लोग A4 साइज जैसे आप कोई भी प्रिंट आउट करवाते होंगे तो A4 साइज पर आपको प्रिंट आउट करके देता होगा। तो A4 साइज का आकार कितना होता है, A4 साइज का जो है ये कागज़ का जो है आकार कितना होता है, डायमेंशन मतलब होता है लंबाई चौड़ाई, जो आपको दिया हुआ होता है वो आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए A4 साइज के लिए। और सब साइज आपको जो है एक नेक्स्ट वीडियो जो होगा तो उसमें आपको टोटल जो है साइज जो होता है A4 का आता है, जैसे A0 कितना होता है, A1 कितना होता है, A2 कितना होता है, A4 जो होता है कितना होता है, टोटल जो ये साइड आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी भी चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जुड़े रहिएगा। तो इसमें फिलहाल जो है हम इस क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। BIS के अनुसार जो A4 साइज के आकार का जो कागज़ जो है उसका जो है आपको डायमेंशन बताना है, उसका जो है लंबाई और चौड़ाई का जो है वो याद रखिएगा 210, अब मल्टीप्लाई जो है आपको आ जाएगा 297, यानी कि आपको 210 उसके साथ ही साथ मल्टीप्लाई में आपको देखने को मिलेगा 297। इतना mm का जो है साइज होता है A4 साइज का, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो उसमें जो एक लाइन खींचने के लिए, नॉर्मली जो लाइन खींचने के लिए जो है कौन सा पेंसिल का यूज किया जाता है, पेंसिल से रिलेटेड भी आपको टोटल वीडियो जो है हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कंटेंट हम लिख रहे हैं, साथ ही साथ आप लोग को यहाँ प्रोवाइड भी किया जाएगा। जो लाइन, जो पेंसिल का जो लाइन होता है, HB पेंसिल से किसी भी वस्तु पर लाइन खींचते हैं, नॉर्मली जो कोई लाइन हम खींच रहे होते हैं किसी वस्तु पर, तो वो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा किस ग्रेड का पेंसिल से आप वो लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन खींचते हैं। तो याद रखिएगा आपको HB जो है पेंसिल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको साइज से रिलेटेड है, A4 साइज से ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंस बन जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में। जो A2 साइज जो होता है, A2 साइज का जो ड्राइंग शीट होती है उसका माप क्या होते हैं, वो मेजरमेंट आपसे पूछा गया। तो इसमें आप ही को याद रखना है जो 2 यानी कि आपको 420 मल्टीप्लाई 594 यानी कि 594, ये दोनों जो है आपको डायमेंशन याद रखना है A2 साइज के लिए। टोटल साइज हम एक बार वीडियो पर डिस्कशन करेंगे, तो इसमें फिलहाल आपको याद रखना है 420 जो है और मल्टीप्लाई में आपको 594, ये दोनों जो है आपको देखने को मिल जाएगा A2 साइज के लिए। A2 साइज जो होता है, आपको A2 साइज का लंबाई या लेंथ कर सकते हैं, या इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, या इसको डायमेंशन कर सकते हैं। ये आपको 420 मल्टीप्लाई
94 mm का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ये पेंसिल से रिलेटेड है। पेंसिल से रिलेटेड आपको जो है ज़रूर मिलेगा क्वेश्चन, देखिएगा CBT 2 में किस ग्रेड की पेंसिल से फ्री हैंड ड्राइंग किया जाता है। HB से जो जैसे ही आज जस्ट अभी आपको बताए थे, जो कोई भी लाइनिंग हम जो है फ्री हैंड के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए उस पर कोई जो स्केल का उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, फ्री हैंड से हम लोग जो है ड्राइंग करते हैं। तो या कोई भी लाइन खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो HB पेंसिल का यूज करते हैं। याद रखिएगा वहाँ पर आपको HB पेंसिल का यूज किया जाता है। सब टाइटल जो है, ये सब टाइटल के ड्राइंग, मान लीजिए ड्राइंग का क्वेश्चन है, सब टाइटल के लिए ड्राइंग में कितने mm की हाइट होती है। मान लीजिए सब टाइटल जो आप लिखते हैं, देखिएगा ड्राइंग शीट में जो है एक नीचे में आपको, मान लीजिए ये ड्राइंग शीट आपका है, तो एक सब टाइटल देने के लिए जो आपको लंबाई और चौड़ाई का मापन आपको किया जाएगा, जिसमें आपको अपना नाम लिखना होता है, या आप जो भी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, या जो आपका जहाँ भी आप जिस भी कंपनी के लिए ये प्रोजेक्ट या कोई भी एक ड्राइंग शीट बना रहे हैं, मान लीजिए कोई भी इस पर एक कोई फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, तो कॉर्नर में जो है एक टाइटल दिया जाता है, जो इसमें आपका ये जो भी इस पर काम आप किए हैं उसका कुछ ना कुछ एक समराइज करके एक शीर्षक दिया हुआ रहता है, जो सब टाइटल इसको बोलते हैं। जो है टाइटल, सब टाइटल के लिए आपको जो है ना एक लंबाई, जो लेंथ, जो कितने mm की हाइट का जो है होना चाहिए, तो ये आपका आ जाता है 3 to 5 mm का। याद रखिएगा सब टाइटल लिखने के लिए एक आता है टाइटल, एक सब टाइटल आता है। सब टाइटल याद रखिएगा लिखने के लिए कितना आता है, 3 to 5 mm की लंबाई का जो है ना हम लोग हाइट लेते हैं उसका। याद रखिएगा, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही और अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ड्राइंग का जो साइज आप निर्धारित करते हैं, उस साइज का लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है। आपको अनुपात पूछा है। जो ड्राइंग साइज जैसे ही आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका जो लेंथ और विड्थ का जो होता है, आपको लेंथ और विड्थ का जो रेशियो क्या होता है वो आपको यहाँ बताना है। तो याद रखिएगा 1:√2 होता है, ये आपको याद रखना है। 1:√2 का जो है ये रेशियो लंबाई और चौड़ाई का होता है, तो ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, अक्षरांकन। अक्षरांकन लेने, इसको अंग्रेजी में लेटरिंग बोलते हैं। इसको अक्षरांकन में किस ग्रेड के, मान लीजिए कोई अक्षर जो है अंकन करेंगे, मान लीजिए कहीं A लिखना है, कहीं B लिखना है, कहीं जो कोई सिंबल देकर D लिखना है, अक्षर जो है अंकन, अक्षर का जो है निर्धारित करेंगे किस ग्रेड की पेंसिल से करेंगे, अक्षरांकन के लिए किस ग्रेड की पेंसिल का आप उपयोग करेंगे। तो ये बात यदि आपको याद रखना है, H ग्रेड का पेंसिल होता है, वो पेंसिल जो है आपको H ग्रेड का मिलेगा, जिसमें आपको अक्षरांकन के लिए पेंसिल का उपयोग किया जाता है। अक्षरांकन के लिए तो वो H ग्रेड का पेंसिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बहुत ही सिंपल, और ये आप लोग उपयोग भी किए होंगे। जैसे आपको कंपास के बारे में एक क्वेश्चन बना हुआ है, जो है आपको ये DGT जो साइट होता है, DGT जो होता है पूरा, जो ITA को, जो भी ITA ट्रेड है उसको लीड करता है दिल्ली से, आप लोग जानते भी होंगे। DGT या CTC जो CIT करके जो आता है एक वेबसाइट है, जैसे नीमी वेबसाइट देखिए, तो उस पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको देखने को मिल जाएगा। जो ITA ड्राइंग वाला केस में आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कंपास का उपयोग जो है किस आकृति को, यानी कि कोई भी आकृति को ड्रॉ करेंगे हम, कंपास से कौन सा आकृति ड्रॉ करते हैं, तो ये आकृति जो है कौन सा, हम कंपास से जो है किसी आकृति को ड्रॉ करेंगे, तो याद रखना ये वृत्त से होता है। वृत्त जो, मान लीजिए कंपास का मतलब क्या है, कोई भी वृत्ताकार सर्किल यदि आप बनाते हैं, तो कंपास का यदि आप यूज करते हैं, तो वो आपका सही आंकड़ा या सही डाटा से बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार, ये भी क्वेश्चन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मान लीजिए जस्ट अभी हम साइज़ के बारे में बताए थे, जो A0 होता है, एक आपको A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है। तो इस सब में आपको सबसे बड़ा साइज जो आपसे पूछेगा, किस ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार होता है, तो याद रखिएगा आपको A0 होता है। A0 का लंबाई भी आपको याद रखना है, कहीं आपको ये डायमेंशन भी पूछ सकता है। डायमेंशन आपको याद रखना है 841 मल्टीप्लाई आ जाता है आपको 1188, तो ये याद रखना है 841 मल्टीप्लाई आपको जो है 1188 mm का जो है लंबाई होता है, जो सबसे बड़ा जो है ना ड्राइंग शीट की लंबाई होती है, और इसको बोलते हैं A0 बोला जाता है। इसको बोला जाता है आपको A0, याद रखिएगा। ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार यदि आपसे पूछेगा, तो याद रखिएगा आपको A0 कहा जाता है, और A0 का जो डायमेंशन जो होता है वो आपको 841 मल्टीप्लाई 1188 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है। T² को किस नाम से जाना जाता है, स्ट्रोक की लंबाई के नाम से जाना जाता है। T², जैसे आप देखिएगा ड्राइंग शीट पर एक T² का जो है ना, मान लीजिए ऐसे करके एक रहता है, और इसमें आपको जो T² जो है उसमें आपको दिया हुआ रहता है, और इसमें जो जैसे ही आप लंबाई या लेंथ लेते हैं, तो वो T² उसको बोला जाता है। मान लीजिए T के शेप में होता है, मान लीजिए ऐसे करके T के शेप में है, और T शेप जो आपको वहाँ पे आपको कोई भी लेंथ या लंबाई के लिए इसको यूज किया जाता है। T आकार का वो होता है, तो उसका जो है ना किस नाम से जानते हैं, तो स्ट्रोक की लंबाई के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन। उससे ऊपर आपको
बेसिक साइंस का था। ये आपको इसी तरह का से वीडियो जब तक आपका ALP CBT 2 एग्जाम नहीं हो जाता है तो इस वीडियो से जुड़े रहिए। और आपका जो कंटेंट है एकदम जो आपको बोर्ड में जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें जो है इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन बन रहा है वो आपको इस वीडियो पर मिलेगा। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।